आज हम जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एक बार उनको रिवाइज कर देते हैं। यह चैप्टर 1 डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन टूल। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ड प्रोसेसर को देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर में जो कार्य किए जा सकते हैं वे हैं, पहला, वर्ड प्रोसेसर में हम अपनी जानकारी बड़ी सरलता से एक डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। सेकंड, फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट टाइप भी अपने टेक्स्ट पर सेट कर सकते हैं। थर्ड, टेक्स्ट को रंगीन भी कर सकते हैं जिससे हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। स्पेलिंग एरर और ग्रामर की गलतियाँ भी ठीक कर सकते हैं। ये जो MS वर्ड में हम कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ड प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस। तो डिफरेंसेस देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर ये है टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो हमें डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यह सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। सेकंड, वर्ड प्रोसेसर, इसका प्रयोग लेटर्स, फॉर्म्स, ईमेल्स और रिपोर्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर में यहाँ शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में शब्दों का कम और पिक्चर्स का अधिक प्रयोग होता है। फोर्थ है, वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट्स को रचनात्मक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है जिसके लिए फ़ॉन्ट स्टाइल्स और फ़ॉन्ट टाइप्स का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए एनिमेशन, स्लाइड, ट्रांजिशंस और साउंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का परिचय। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें अपनी एकत्रित जानकारी को एक बड़े दर्शकों के समूह को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सहायक है। एक प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट में कई पेज हो सकते हैं जिसमें हर एक पेज को हम स्लाइड कहते हैं। प्रत्येक स्लाइड प्रेजेंटेशन के विषय के किसी एक टॉपिक के बारे में जानकारी देती है। आमतौर पर प्रेजेंटेशंस व्यापार मीटिंग में प्रशिक्षण और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना मैं सोचता हूँ हम सबको आता होगा। नेक्स्ट है टेम्पलेट। यह है एक पूर्व डिज़ाइन की हुई लेआउट या फॉर्मेट है जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्लाइड ट्रांजिशन। प्रस्तुति के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो इसे स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन को प्रभावशाली बनाने के लिए हम कुछ इफ़ेक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये हमें पता होगा कि किसी भी फाइल को परमानेंट रिस्टोर हम हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी रूप से स्टोर होती हैं। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एन ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन टूल। तो इसमें फर्स्ट है टाइटल बार, सेकंड मेन्यू बार, देन सेव बटन, स्लाइड पेन। अब टाइटल बार क्या होती है? ये विंडो का शीर्षक दिखाता है, टाइटल को शो करता है। मेन्यू बार इसमें कई मेन्यूज़ होते हैं जिनके नाम हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, विंडोज़, हेल्प। नेक्स्ट है सेव बटन, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम डॉक्यूमेंट में जो भी कार्य करते हैं उसे सेव करने के लिए सेव बटन का प्रयोग किया जाता है। या तो हम फाइल में जाके सेव प्रेस करेंगे या हम डायरेक्ट Ctrl+S भी दबा सकते हैं, या फिर ये जो हमें शॉर्टकट मेन्यू दिया हुआ है यहाँ पे आइकन सेव बटन का, इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तीनों सेम ही काम करेंगे। अब नेक्स्ट है मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। तो डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने के लिए मिनिमाइज बटन, रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर बटन, को बंद करने के लिए क्लोज बटन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है स्लाइड पेन। ये है स्लाइड पेन और ये है साइड बार। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइड और साइड। तो ये स्लाइड पेन। अब स्लाइड पेन में सभी स्लाइड्स होती हैं जितनी हमने क्रिएट की हैं। यह नई स्लाइड्स को जोड़ने, मौजूदा स्लाइड्स को हटाने या आवश्यकता अनुसार उनका नाम बदलने का
ऑप्शन प्रदान करता है। अब ये है हमारा वर्क स्पेस। अब वर्क स्पेस उस स्लाइड को प्रदर्शित करता है, शो करता है जिस पर वर्तमान में काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है साइड बार। ये है साइड बार। साइड बार का प्रयोग मुख्य रूप से प्रॉपर्टीज मेन्यू के माध्यम से प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए लेआउट स्टाइल का चयन करने के लिए, कस्टम एनिमेशन मेन्यू के माध्यम से एनिमेशन को ऐड करने और एडिट करने के लिए, और स्लाइड ट्रांजिशन मेन्यू के माध्यम से स्लाइड ट्रांजिशंस इफेक्ट को ऐड करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है एडिंग एनिमेशंस एंड स्लाइड ट्रांजिशंस टू प्रेजेंटेशन। अब एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने, सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करने और अपनी प्रेजेंटेशन में दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाने, इंटरेस्ट बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका है। एनिमेशन स्थिर टेक्स्ट और पिक्चर्स को गतिशील होने का भ्रम प्रदान करता है। अब एडिंग एनिमेशन एंड साउंड टू एन इमेज, ये मैंने पहले वीडियो में जब पूरा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, उसमें ये सब कुछ ऐड करके दिखाया हुआ है। तो ये स्टेप्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कैसे हम एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड ट्रांजिशन। क्या होता है? प्रेजेंटेशन के दौरान जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो इसे स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन को प्रभावशाली बनाने के लिए हम कुछ इफेक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो ये रिमेंबर हर चैप्टर के बाद है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें चैप्टर के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शॉर्ट में ही कवर हो जाते हैं, तो इसे भी सब बच्चे पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर है। पहला है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला विशेष प्रभाव क्या कहलाता है? तो ट्रांजिशंस कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग है? तो बिजनेस मीटिंग प्रेजेंटेशंस भी उपयोग है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स भी उपयोग है, और कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग ये भी उपयोग है। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट विकल्प उपलब्ध नहीं है? अब जो ये साइड में यहाँ पे हमें दिख रहा है, एक तो स्लाइड पैन था, एक ये साइड बार था, ये रहा साइड बार, जिसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ लेआउट्स को। अब इन लेआउट्स के बारे में बात हो रही है, तो अब यहाँ जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब साइड बार में लेआउट्स में ए ऑप्शन प्रेजेंट है, टाइटल एंड स्लाइड, टाइटल स्लाइड प्रेजेंट है, टू कंटेंट भी अवेलेबल है, पिक्चर विद कैप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिक्चर को हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी में भी फुटर नहीं है, तो ऑप्शन हम सी मार्क करेंगे। टाइटल और कंटेंट तो हैं, लेकिन फुटर किसी में भी नहीं दिखा है हमें, तो हम सी ऑप्शन को मार्क करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओपन ऑफिस इम्प्रेस में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए किया जा सकता है? तो हम इंसर्ट मेन्यू का ही प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन का प्रभाव का पूर्वावलोकन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो स्लाइड शो व्यू का ही प्रयोग होता है। अब जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है वो ऊपर हमने देख लिया था, जो प्रेजेंटेशन का परिचय था, और स्लाइड्स क्या होती है वो भी उसी में आ गया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लर्न टू कोड, जिसमें हमने स्क्रैच के बारे में सीखा था। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं कि प्रोग्रामिंग कितनी ज़रूरी होती है। गेम्स बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की जानकारी होना ज़रूरी होता है, और सिर्फ गेम्स ही नहीं, प्रोग्रामिंग के बिना कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बन सकता। तो कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन, गेम या मोबाइल
ऐप बनाने के लिए प्रोग्रामिंग का आना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन क्या होता है? निर्णय। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो गया? निर्णय देना। अब कोई भी चीज़ है, जैसे हम दुकान पे गए, कुछ ख़रीदना है हमें, मान लो चॉकलेट ही ख़रीदनी है, 100 रुपये की चॉकलेट है और हमारा देने का मन है, तो अगर हमारे पास 100 रुपये होंगे तो हम चॉकलेट को ख़रीद लेंगे। अगर 100 रुपये नहीं होंगे और चॉकलेट का रेट 100 रुपये है तो हम नहीं खरीदेंगे। डिसीजन तो देना ही है। अब नेक्स्ट सेम एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लो कि सेम चॉकलेट है, 100 रुपये की है, जो हमें पसंद आई और हमें ख़रीदनी है, तो अगर 100 रुपये होंगे तो हम उसे ख़रीद लेंगे। अगर नहीं होंगे और हमें ख़रीदनी ही है, चॉकलेट खानी ही है, तो हम 100 रुपये से कम रुपए की चॉकलेट को देखेंगे। तो मान लो दूसरी चॉकलेट हुई 80 की, अब 80 रुपये होंगे तो उसे ख़रीद लेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। और यही प्रोसेस अगर ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए तो ये चलता रहेगा कि मान लो उससे थोड़े कम रुपए की देख लेते हैं, अगर उतने होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ और उससे सस्ती देखेंगे। अब ये एक एग्जांपल था जो आपको बताया भी गया था कि आप अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अब पहले तो डिसीज़न यही कि आप पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो ठीक है, अगर जाएंगे तो क्या आप गिफ्ट लेके जाएंगे? गिफ्ट लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर गिफ्ट लेके नहीं जाना तो ठीक है, आप सीधे जा सकते हैं। अगर जाना है गिफ्ट लेके तो क्या गिफ्ट देना है, कितने रुपए का देना है? मान लो कि आप अपने फ्रेंड के लिए बुक ले रहे हैं और बुक 200 रुपये की है, तो आप चेक करेंगे कि आपके पास 200 रुपये हैं या नहीं हैं। अगर 200 रुपये हैं तो आप डायरेक्ट अपने फ्रेंड के लिए बुक दे सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 200 रुपये नहीं हैं तो आप देखेंगे कि कितने रुपए हैं, उतने रुपए में क्या गिफ्ट आ सकता है। ग्रीटिंग कार्ड के पैसे हैं तो आप ग्रीटिंग कार्ड दे के चले जाएंगे। अगर उतने ही पैसे नहीं हैं तो एक पेन के पैसे हैं तो पेन दे के जाएंगे। तो यही डिसीज़न मेकिंग है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब नेक्स्ट है स्क्रैच। अब स्क्रैच एक विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा है जो कोडिंग सीखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सही है। क्या है ये? एक विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा है। अब काम कैसे करता है? स्क्रैच एक ड्रैग एंड ड्रॉप GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग करके कोड के ब्लॉक्स को जोड़कर प्रोग्राम बनाता है। इधर से ब्लॉक लेके और ये ऊपर नीचे आपस में जुड़ जाते हैं ताकि यूज़र को इंस्ट्रक्शंस टाइप करने की आवश्यकता ना हो। यूज़र बस कोड के कलर्ड ब्लॉक्स का चयन कर सकते हैं, जो यहाँ पे ब्लॉक पैलेट में हमें दिख रहे हैं, डिफरेंट कलर के चयन कर सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ने पर एक स्क्रिप्ट का एक सेट बनाते हैं। इस स्क्रिप्ट के अनुसार स्प्राइट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं और बोल सकते हैं। यूज़र एक बटन के क्लिक के साथ इंटरेक्टिव कहानियाँ, गेम और एनिमेशन बना सकते हैं। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे भी हम डिसीजन मेकिंग देख सकते हैं जो ऊपर हमने डिसाइड किया था। तो जो कंट्रोल ब्लॉक्स होंगे वो हमारे कंट्रोल ब्लॉक पैलेट में मिलेंगे हमें। इफ़ देन एल्स, रिपीट एटसेट्रा। बेसिकली डिसीजन मेकिंग में इफ़ देन एल्स यही आएंगे। जो रिपीट, फॉरएवर, ये लूप्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। रिपीट ए नंबर ऑफ टाइम्स, रिपीट अंटिल और फॉरएवर ये लूप्स की कैटेगरी में आएंगे। और डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास इफ़ देन एल्स और इफ़ देन ये ब्लॉक्स आ जाएंगे। ये कुछ प्रोग्राम्स हमने बनाए भी थे स्क्रैच में। रिपीट लूप्स का प्रयोग करके, रिपीट का प्रयोग करके हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह बनाए थे। और ये भी अभी आपके पास वीडियो सेंड कर चुका हूँ मैं, जहाँ पे मंकी जिस भी फ्रूट के पास रैंडमली जाएगा उसको टच करेगा तो वो मैसेज पॉपअप होके आ जाएगा कि इट्स ए बनाना, इट्स एन एप्पल, इट्स एन ऑरेंज एटसेट्रा। अब लूप्स क्या होते हैं? अब कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसकी
इंस्ट्रक्शंस की भाषा होती है। उससे कोई भी ऐसा कार्य कराना जो रिपीट होता है वो हम लूप की मदद से कर सकते हैं। तो लूप का उपयोग एक निश्चित क्रिया को कई बार दोहराने के लिए किया जाता है। इससे कोड को पढ़ना और लिखना आसान हो जाता है। लूप्स कोड और प्रोजेक्ट के भीतर एक क्रिया को कई बार दोहराने के लिए उपयोग करने के लिए किया जाता है। अब ब्लॉक कोड में कंट्रोल सेक्शन में 3 प्रकार के लूप होते हैं। पहला रिपीट एक्स नंबर ऑफ टाइम्स, रिपीट अनटिल और थर्ड है फॉरएवर। अब प्रत्येक लूप का एक अलग उद्देश्य होता है। तो रिपीट एक्स नंबर ऑफ टाइम्स लूप को हम मुख्य रूप से किसी कार्य को एक फाइनाइट संख्या में दोहराने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने स्क्वायर बनाया था, रेक्टेंगल बनाया था। जैसे स्क्वायर बनाने के लिए जब हमने नॉर्मली कोड लिखा था तो 4 बार मूव और 4 बार टर्न कमांड का उपयोग हुआ था, लेकिन रिपीट कमांड का उपयोग करके हमने उसको सिर्फ मूव और टर्न कमांड को रिपीट 4 करके ही छोटे कोड में ही पूरा प्रोग्राम बना दिया था। अब रिपीट अनटिल लूप का उपयोग तब होता है जब लूप के रुकने से पहले कुछ होने की आवश्यकता होती है। अब ये भी प्रोग्राम हमने किया था कि जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी कॉर्नर पे आ जाए तो प्रोग्राम वहाँ रुक जाए। तो इसमें एक कंडीशन दी गई अनटिल की कि जब तक वो कॉर्नर नहीं पहुंच रहा तब तक तो वो मूव करता रहे, लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर पे पहुंचे वैसे ही प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, वो सेंटर में आ जाए या किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे आ जाए दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन पे। अब लास्ट है फॉरएवर। अब फॉरएवर लूप का कोई अंत नहीं होता और किसी क्रिया या क्रिया समूह को हमेशा के लिए दोहराने के लिए हम फॉरएवर लूप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने यह डांसिंग गर्ल का वीडियो बनाया था, जिसमें जब तक हम कोड को स्टॉप नहीं करते, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ इस रेड बटन पे क्लिक करके जो स्टॉप का बटन है, तब तक ये डांसिंग गर्ल डांस करती ही रहेगी। अब चैप्टर के एमसीक्यूज देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन, स्क्रैच में बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो बैकग्राउंड को स्टेज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, कमांड ब्लॉक का क्या कार्य है? तो ये स्क्रिप्ट को रन करता है सिर्फ। नॉर्मली हम इसको ना भी यूज़ करें तब भी सिंगल क्लिक से, कोड के ऊपर क्लिक से वो रन होती है, और अगर ग्रीन फ्लैग को यूज़ कर देते हैं तो भी वहाँ पे क्लिक करके हम उसको रन कर देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। थर्ड क्वेश्चन, फॉरएवर कमांड ब्लॉक का कार्य क्या है? तो फॉरएवर कमांड ब्लॉक का कार्य है ब्लॉक के अंदर की स्क्रिप्ट को बार बार चलाते रहना। फोर्थ क्वेश्चन है, एक लूप को 10 बार चलाने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो रिपीट फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो रिपीट 10, ये हमारा कमांड चलेगी, लूप चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कोड जो ये शो हुआ है ये एक शेप बनाएगा, वह क्या होगी? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, रिपीट 4 मूव 100 टर्न 90 डिग्री। अब ये एक स्क्वायर की कमांड है तो स्क्वायर बनाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट आपको किस पर आधारित एक निश्चित क्रिया करने की अनुमति देता है? तो इफ कंडीशन पर आधारित निश्चित क्रिया करने की अनुमति देता है। अब जो एक कोड दिया गया है यह क्या करेगा? अब ये सेकंड लूप दिखा रहा है, रिपीट अनटिल टचिंग कलर। तो रिपीट होता रहेगा जब तक ऑरेंज कलर को टच नहीं करेगा। तो क्या करेगा तब तक? मूव 10 स्टेप। तो ये 10 स्टेप चलता रहेगा जब तक कि ये ऑरेंज कलर को टच नहीं कर देता। तो क्या है? ऑप्शन बी, स्प्राइट केवल तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि वह ऑरेंज कलर को टच न कर दे। ये निम्नलिखित कोड ब्लॉक किस प्रकार के एक्शन का उदाहरण है? तो ये सारे के सारे कंट्रोल ब्लॉक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस पिक्चर में कंडीशन क्या है? अब यहाँ कंडीशन क्या है? ये फॉरएवर लूप है, तो फॉरएवर इफ टचिंग पैडल, तो कंडीशन क्या होगी? टचिंग पैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लो चार्ट में कंडीशन को देखने के लिए कौन सी शेप का यूज़ किया जाता है? कंडीशन दिखाने के लिए हम डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। अब यहाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन, स्प्राइट क्या बोलेगा अगर वेरिएबल ए की वैल्यू 50 सेट कर दें। अब यहाँ पे देखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन 50, अगर ए की वैल्यू वेरिएबल ए की वैल्यू 50 से बड़ी है तो ये क्या कहेगा, आई लाइक टू प्ले। अगर 50 से छोटी है या इक्वल टू 50 है तो ये क्या बोलेगा, एल्स से आई लाइक टू स्लीप। तो क्या आंसर होगा इसका, आई लाइक टू स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन फ्लैग को क्लिक करने पर क्या होगा। अब ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो ये नीचे के अपने कोड को रन करेगा। अब उसमें कंडीशन क्या है, फॉर एवर लूप है, टर्न 15 डिग्री, तो ये टर्न राइट 15 डिग्री। तो जब जैसे ही हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे या कोड पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम रन होगा। और रन में प्रोग्राम में कोई कंडीशन है नहीं, ये सिर्फ 15 डिग्री पे राइट टर्न होता रहेगा। अब फॉर एवर है तो जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा। तो फॉर एवर लूप स्टार्ट हो जाएगा और स्प्राइट कंटिन्यूसली 15 डिग्री पे टर्न होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, स्प्राइट क्या बोलेगा अगर वेरिएबल एज की वैल्यू हो। अब पहले कोड पढ़ते हैं। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 और एज इक्वल टू 18, अगर एज 18 और 18 से ऊपर है, एज 18 हो, 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो, तो क्या कहेगा, से यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। तो 50 18 से बड़ा है तो बोलेगा यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। अब अगर एल्स अगर 18 से छोटी है तो क्या बोलेगा, जैसे कि 15 18 से छोटा, तो क्या कहेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट योर वोट। अब ये आपके सेकंड चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं।